क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हेलो दोस्तों, आपने कई बार किसानों को, फार्मर्स को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए देखा होगा, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो। हमें ये भी पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो फिर इनको खाना कहाँ से मिलता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम अपने बाकी के सारे दिन भर के काम करते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, सांस लेना, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ये सारे काम हमें एनर्जी से करने होते हैं और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। हमें अपना खाना प्लांट्स या एनिमल्स या दोनों से मिलता है। बहुत सारे लोगों को या बहुत बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। पहले खाना उगाना, फिर उसको ढंग से मैनेज करना और फिर उसको हर जगह तक पहुंचाना। आज से लगभग 12,000 साल पहले तो जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है जो हर जगह घूमते रहते हैं, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में। वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, एनिमल्स का शिकार किया करते थे। बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना सीखा, राइस उगाना सीखा, वीट उगाना सीखा, दूसरी क्रॉप्स को उगाना सीखा। अब बात करते हैं क्रॉप की। क्रॉप क्या होता है? जब हम किसी ज़मीन पर, किसी जगह पर, किसी खेत में एक ही तरह के प्लांट उगाएंगे तो उसको क्रॉप कहा जाता है। जैसे अगर हम खेत में सिर्फ सरसों के प्लांट्स उगाएं तो हम बोलेंगे कि जो क्रॉप हम प्रोड्यूस करने वाले हैं वो सरसों की खेती है। क्रॉप्स कई तरह की होती है। वो सीरियल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कौन से सीज़न में उगाए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जैसे कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा है। जैसे राजस्थान में गर्मी ज़्यादा है तो कश्मीर में गर्मी कम है। मध्य प्रदेश में ह्यूमिडिटी कम है तो वहीं केरला और तमिलनाडु में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में बारिश कम होती है, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला हिस्सा भी इंडिया में ही मौजूद है, जिसे चेरापूंजी कहते हैं। तो इन सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है। इंडिया में होने वाली क्रॉप्स को मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में उगाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। रेनी सीजन इंडिया में आमतौर पर जून से लेकर सितंबर तक होता है। इसमें उगने वाली क्रॉप्स के नाम है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। ये नॉर्मली अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं और इनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। रबी क्रॉप्स में वीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, मस्टर्ड होता है, अलसी यानी कि लिनसीड होता है। इसके अलावा दालें, वेजिटेबल्स भी समर में कई जगह पर उगाई जाती है। क्रॉप्स को उगाने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को करना पड़ता है। उनमें से मेन एक्टिविटीज जो हैं उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल को तैयार करते हैं। दूसरा सोइंग, जिसमें हम बुआई करते हैं यानी कि बीजों को बोते हैं। तीसरा है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, मतलब हम उसमें मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। चौथा है इरिगेशन यानी कि पानी देना। पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब खरपतवार, जो भी जंगली पौधे हैं उनको निकालकर फसल को बचाना। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, जो फसल हुई है उसको स्टोर करके रखना। आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्रॉप को उगाने का सबसे पहला स्टेप है। इसका मेन काम होता है सॉइल को पोला बनाना, लूज बनाना। सॉइल को लूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी फसल हम उगाने वाले हैं उसकी रूट्स सॉइल के अंदर आसानी से चली जाती हैं। लूज सॉइल होने की वजह से रूट्स जो है वो आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं, सांस ले पाती हैं और ज़्यादा अंदर तक जा पाती हैं। मगर सवाल ये उठता है कि अगर सॉइल को लूज कर दिया तो उससे रूट्स आसानी से ब्रीथ कैसे कर पाती हैं? जब सॉइल को लूज किया जाता है तो उसमें अर्थवर्म और माइक्रोब्स पैदा होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स एक फार्मर के दोस्त होते हैं, क्योंकि ये सॉइल को और ज़्यादा लूज करते हैं और मर जाने के बाद ये उसमें ह्यूमस की तरह काम आते हैं। लेकिन आखिर सॉइल को लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
हमको पता है कि सॉइल जो है उसमें कई तरह के मिनरल्स, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स जो हैं वो बढ़ते हैं। हमें पता है कि सॉइल का केवल टॉप लेयर का कुछ ही हिस्सा है जो प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो उसमें से कई तरह के न्यूट्रिएंट जो है वो टॉप सॉइल में आ जाते हैं। ये प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग या प्लोइंग। ये आमतौर पर एक प्लो के द्वारा किया जाता है। प्लो का मतलब हल। प्लोज जो है वो लकड़ी और आयरन के बने हुए होते हैं। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाला जाता है प्लोइंग करने से पहले। इसके अलावा फील्ड को लेवल करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें इरिगेशन आराम से हो सके और पानी एक तरफ ढुल ना जाए। कई बार मैन्योर भी इसमें डाला जाता है ताकि मैन्योर जो है वो आसानी से सॉइल में मिक्स हो जाए। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अच्छी फसल के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ये काम कई तरह के औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली या कल्टीवेटर। हल जो है वो बहुत पुराने वक्त से उपयोग किया जाता है। इसका काम खाद को मिलाना, खरपतवार यानी वीड्स को निकालना और मिट्टी के खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी या कभी कभी ऊंट और घोड़े की सहायता से भी खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे फाल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्लो शेयर कहा जाता है। प्लो का मेन पार्ट जो है वो एक लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है जिसे प्लो शेफ्ट कहा जाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर ये जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। ये एक सिंपल टूल है जिसका मेन काम होता है वीड्स को निकालना और सॉइल को लूज करना। इसमें एक लोहे की रॉड होती है जिसके एक साइड पर एक बेंट प्लेट लगाई जाती है। ये बेंट प्लेट एक ब्लेड की तरह काम करती है। कल्टीवेटर। आजकल प्लोइंग जो है ट्रैक्टर की मदद से की जाती है और ट्रैक्टर के पीछे जो चीज लगती है उसको कल्टीवेटर कहा जाता है। कल्टीवेटर से हम वक्त बचा सकते हैं और मेहनत भी। आइए अब बात करते हैं सोइंग यानी कि बुआई की। सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है। फार्मर्स आमतौर पर उस सीड को प्रेफर करते हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो। अच्छे बीजों की पहचान के लिए उनको पानी में भिगो दिया जाता है। जो भी डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो पानी में तैरने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डैमेज सीड्स अंदर से खाली होते हैं, खोखले होते हैं और इसलिए हल्के होते हैं और हल्की चीज पानी में तैरती है, जबकि जितना भी अच्छा बीज होगा वो थोड़ा सा हैवी होगा और वो पानी के अंदर डूब जाता है। अब बात करते हैं कि बीजों को बोया कैसे जाता है। ट्रेडिशनल टूल। आइए अब देखते हैं कि बीजों को बोने के कुछ ट्रेडिशनल तरीके क्या थे। यहां पर एक ऐसा औजार है जिसमें एक फनल है। इस फनल में हम बीज डाला करते थे जो पाइप के थ्रू होते हुए सीधा मिट्टी के अंदर जा। आजकल हम सीड्स को बोने के लिए नॉर्मली सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक सीड ड्रिल है। इसके यूज करने का बेनिफिट ये है कि इससे सीड्स इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल डेप्थ में चले जाते हैं। और इसका एक फायदा ये भी है कि बुआई करने के बाद सीड्स को अंदर डालने के बाद वो मिट्टी से ढक जाता है ताकि कोई बर्ड उन सीड्स को खा ना सके। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कुछ पौधों के बीजों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। जब ये पौधे तैयार हो जाते हैं तो उनको हाथों से खेत में उगा देते हैं। ऐसे ही एक क्रॉप है पैडी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी सीड्स में नेसेसरी डिस्टेंस होना जरूरी है ताकि वहां पर ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। इससे पौधों को प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर सॉइल से मिलेगा और वो अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमारी क्रॉप तब तक एक अच्छी क्रॉप नहीं हो पाएगी जब तक हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड नहीं कर देते। हालांकि सॉइल जो है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को सप्लाई करती है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, लेकिन
कुछ एरिया में फार्मर्स एक ही खेत में कई बार क्रॉप्स को उगाते हैं। वो कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में आप इमेजिन कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या सॉइल में बचेंगे। बार बार कल्टीवेशन की वजह से सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है और इसीलिए फार्मर्स को उसमें मैन्योर्स ऐड करना पड़ता है ताकि सॉइल वापस से फर्टाइल हो सके। इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। मैन्योर को ऐड करना मैन्योरिंग कहा जाता है। अगर मैन्योरिंग नहीं की जाएगी तो क्रॉप जो है वो वीक होगी। तो आखिर मैन्योर है क्या? मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से मिलता है। आपने देखा होगा कई बार हम किचन के वेस्ट को भी खड्डों में डालकर ढककर और उसमें थोड़े से डिकम्पोजर्स छोड़ के हम उसका डिकम्पोजिशन करते हैं और फिर उस खाद को हम कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर जो है वो नेचुरल होता है। मैन्योर के साथ साथ कभी कभी हम फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स की हैं यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश और एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से किसानों को कहीं अच्छी फसल मिलती है, क्रॉप प्रोडक्शन मिलती है, लेकिन जैसा कि दोस्तों हमें पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम फर्टिलाइजर का भी यूज बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारी सॉइल को उल्टा नुकसान ही होगा। फर्टिलाइजर एक और सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। हमें फर्टिलाइजर की बजाय मैन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मैन्योर का इस्तेमाल करने से सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा होता है और उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो पानी को होल्ड करके रख सकता है। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बचाने की एक और टेक्निक है जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि अगर किसी किसान ने पहले कोई फसल उगाई है तो उसके बाद वो उसी फसल को दोबारा ना उगाकर किसी दूसरी फसल को उगा ले। इस तरह से क्रॉप रोटेशन होती रहेगी और हर क्रॉप को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए एक ही तरह का न्यूट्रिएंट सॉइल में से खत्म भी नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या फ़र्क है। फर्टिलाइजर जो है वो इंसान के द्वारा मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है और वो एनिमल और प्लांट के रेजिड्यू से बनता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है जबकि मैन्योर खेतों में। फर्टिलाइजर सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता। मैन्योर जो है वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, ह्यूमस सॉइल की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है जो डार्क होती है कलर में और ये बनती है एनिमल और प्लांट के डिकम्पोजिशन से, इसलिए ये बहुत ही फर्टाइल होती है। फर्टिलाइजर जहां रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मैन्योर जो है वो इसके मुकाबले में थोड़े से लेस न्यूट्रिएंट रिच होते। तो आपको क्या लगता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है? ऑफ कोर्स मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट, मैन्योर की वजह से सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो पानी को ज़्यादा देर तक रोक के रख सकता है। इससे सॉइल पोरस हो जाती है जिसकी वजह से गैसेस आसानी से एक्सचेंज हो सकती हैं। इसकी वजह से फ्रेंडली माइक्रोब्स की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए और अगर कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए